नमस्कार मित्रों, आज की जो क्लास है वो मोटिवेशनल क्लास है और एक सक्सेस स्टोरी के रूप में एक प्रतिभा को लेकर आए हैं। मेरे साथ में है उत्तमजीत तिवारी। नमस्कार सर। तो आपका स्वागत है उत्तम जी। थैंक यू। और ये लाडनू से ही बिलोंग करते हैं, सुजानगढ़ के पास ही है। और इनकी जो कहानी है, इनकी जो सक्सेस स्टोरी है बहुत ही रोचक है। देखिए, सेकंड रैंक पूरे राजस्थान में इनकी सेकंड रैंक जो है वो अंग्रेजी विषय से स्कूल व्याख्याता में आई है। क्या इनकी स्कोरिंग रही, क्या इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, और काफ़ी मेरी नज़रों के सामने की बात है, काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया, काफ़ी उतार चढ़ाव आए, कई पड़ाव जो है इन्होंने पार किए हैं। तो सभी पे हम चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से आपको इनकी जो पूरी कहानी है सफलता की वो जानकर इनके सफलता के पीछे के संघर्ष को भी आप देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी। और जो उत्तम जी ये वैसे साइंस बैकग्राउंड से हैं और एमएससी फिजिक्स से हैं और फिजिक्स जो है ये स्कूल और कॉलेज में निजी विद्यालयों में पढ़ाते हैं। मगर इन्होंने यू टर्न लेते हुए अंग्रेजी से एमए करके और पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक लेकर आना एक बड़ी आश्चर्य की बात है। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। पहले जैसा कि आपने एक बड़ी सफलता हासिल की है तो आपका जयमाला के साथ में मैं स्वागत करना चाहूँगा। आपने जो जीत हासिल की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। मेरी तरफ से भी हाँ, मुंह मीठा जो है स्वीट्स जो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो है हम चर्चा करते हैं पूरे विषय की और अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दोस्तों बात यह है कि अभी जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा हुई इसमें एक तो संस्कृत शिक्षा विभाग से थी, उसमें 26 पोस्ट थी जिसमें इनकी सेकेंड रैंक आई है। और जो सामान्य एजुकेशन सामान्य शिक्षा विभाग है उसमें कितने पोस्ट थी? 61 टोटल पोस्ट कितने थे? 350। उसमें से 61 रैंक जो है इनकी जो है वो आई है। तो बहुत ही शानदार, बधाई के आप जो है हकदार है। थैंक यू सर। तो आप पहले से सबसे पहले थोड़ा ये हम जानना चाहेंगे कि आप जैसे फिजिक्स से आप बढ़िया पढ़ा रहे थे, फिजिक्स से आपने पिछला फर्स्ट ग्रेड भी दिया था जी सर, और फिर आपने अंग्रेजी का यूटर्न कैसे लिया, क्या आपका मनस बना? जी सर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम उत्तम तिवारी है और मैं लाडनू नागौर से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैंने जो रीट 2021 है उससे अपने कंपटीशन करियर का एक तरह से आगाज़ किया जी। कोविड से पहले कहीं ना कहीं मेरी ये मान्यता थी कि वास्तव में प्राइवेट सेक्टर जो है वो मतलब उसको बीट नहीं किया जा सकता, लेकिन कोविड ने बिल्कुल न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी साथ में तैयारी कर रहे हैं लगभग बहुत सारे लोग 90% लोगों की साइकोलॉजी चेंज करी कि प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं वल्नरेबल है। नो डाउट गवर्नमेंट सेक्टर भी कोई 100% कुछ भी सिक्योर नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है। और बात करें सोसाइटी की, समाज की या किसी भी प्रकार से, और हमारा जो क्षेत्र है स्पेशली, तो वहाँ पे बजाय कहीं ना कहीं उस इनकम के, प्राइवेट इनकम के, चाहे वो कितने भी हो, कहीं ना कहीं भले आप 1 लाख कमा रहे हो, 1.5 लाख कमा रहे हो, ट्यूशन खूब कर रहे हो, फिर भी ये रहता है कि अरे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे क्या, ना कहीं ये थोड़ा सा रहता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जो है रिश्तेदार है और पूछ लेते हैं कि क्या हुआ, सर्विस नहीं लगे अभी तक। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट सर्विस का अलग ही थोड़ा सा क्रेज, जबकि साइंस वाले मुझे पता है अच्छा खासा मेहनत करके अच्छा खासा ज़्यादा ही कमा सकते हैं, मगर वो थोड़ा एक रहता ही है, क्रेज रहता है। सही है। और प्लस गवर्नमेंट में सर एक तरह से सिक्योरिटी भी है अगर अपन देखें तो, और कंपटीशन फाइट करके आते हैं तो एक रुतबा और मान सम्मान है, प्रतिभा का भी जो है, थोड़ा टैलेंट का भी वो चलता है, मेहनत का भी। मैं बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीसीएम से मैंने बीएससी किया है, और उसके बाद में मैं एमएससी फिजिक्स और प्लस बीएड मेरी हो गई थी 19 में। और प्रॉपर अगर देखें तो उसके बाद से मैंने रेट की तैयारी आपके ही साथ में शुरू की थी सर के विद्यार्थियों को झलक दिखाएं क्या सानिध्य में। देखिए ये 2019 की फोटो है और यहाँ पे ये उत्तम जी बहुत ही गंभीरता से टेस्ट दे रहे हैं। अपने संजय पाल जी सर जो है वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाई थी हमने, और आपने वाकई शिद्दत से टेस्ट सीरीज दी थी और फिर हमने इनको ऑनलाइन भी यस गुरु एप्लीकेशन पे सब किया था। तो इसमें क्या है कि इनकी रैंक भी बहुत अच्छी आती थी रीट में, और हम क्या कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 वो टारगेट देके करते थे जी सर। और आपको बता दें कि रीट का नाम लेते इनके चेहरे पे मुस्कान आई थी। इसके पीछे बहुत बड़ा गम है, इस मुस्कान के पीछे भी 141 नंबर थे जी सर। यानी आपने केवल 9 ही गलत हुए, हिंदी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान सब में मिला के, फिर भी वो रद्द हो गई। तो उस समय जब हमारी वार्ता हुई थी
तो उस समय का इनको अगर अपन देखते हैं तो वाकई एक वो समय याद आ जाता है वाकई। तो फिर जो है रीट वाला आपने दिया है ना? जी सर। रीट में बेसिकली मैंने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों फाइट किए थे। और शायद मैंने मेरी ज़िंदगी में इतनी तैयारी इतनी शिद्दत से कभी नहीं करी। प्लस सर का भी बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा कि साइंस की, मैथ्स की, हिंदी इंग्लिश की, साइको की, सबकी। सर ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे, ऑफलाइन टेस्ट हर संडे को होते थे जिसमें संजय पाल जी सर और मुकेश जी सर ने वो पेपर तैयार किए थे। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि वही पेपर आगे जाके सर ने यस गुरु ऐप के माध्यम से फिर वो पूरे राजस्थान में एक तरह से वितरित हुए थे। अच्छा चला था, अलादीन का चिराग नाम से अच्छी उनकी डिमांड रही थी। उस सारे सिस्टम की जो शुरुआत है कहीं ना कहीं वो हमारी जो ऑफलाइन क्लास है सुजानगढ़ में उसी से हुई थी। और बहुत ही रुचि के साथ हर संडे बकायदा हमारा ऐसे ऑफलाइन सेटअप में टेस्ट होता था, जैसे कि अभी आपने देखा था। और उसमें भी ऐसे कंपटीशन रहता था कि रैंक किसके ज़्यादा है। और मेरे साथ में स्टूडेंट थी वंदना, वो भी लग गई, वो भी अभी रीट में सिलेक्शन हो गया। तो मैं ऐसे रहता था कि हाँ भाई कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से एकदम अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट सीरीज चली वो। उसके अलावा रीट में जो है मेरे लेवल 1 में 140 स्कोर रहा और लेवल 2 में 141 रहा। क्या बात है। किस्मत की बात है कि लेवल 1 में कोर्ट ने बाहर कर दिया जो ग्रेजुएट बीएड वाले हैं, और लेवल 2 जो है वो भर्ती आगे जाके रद्द हो गई। इसके बारे में तो पूरा राजस्थान मेरे हिसाब से जानता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा एक वो सदमा था सभी विद्यार्थियों के लिए, मेहनत करने वालों के लिए। सबसे मुश्किल जो मुझे लगता है कि एक कुछ अचीव किया आपने, बहुत प्रिपरेशन करी, आपने फेलियर देखा, उसके बाद में मेरे हिसाब से खुद को उठाना, कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेट करना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यस मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप फेल होते हैं ना तो हर व्यक्ति जो भले ही आपको जाने या ना जाने, है ना, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन आप जैसे ही देखोगे ना उसको, अरे इसका तो लायक रह गया। वो एक सहानुभूति प्रकट करते हैं, मतलब बड़ा ऐसे अंदर ऐसे। लेकिन वो सहानुभूति 1-2 बार तो ठीक है, पर जब प्रत्येक व्यक्ति वो सहानुभूति देता है ना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि छोड़ो इन किताबों को। बिल्कुल, वो जो संवेदना और सहानुभूति वाला इशू रह जाता है। तो फिर जैसे ये बताइए कि आपका फिर अंग्रेजी की तरफ जो रुझान है वो कैसे और कब हुआ? क्योंकि आप हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं जी, साइंस बैकग्राउंड से हैं जी। फिर अंग्रेजी साहित्य की तरफ जो है झुकाव कैसे हुआ आपका? जी, तो एक्चुअल में बात करें तो फिजिक्स और इंग्लिश दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शुरू से। लेकिन अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आप लिटरेचर और फिजिक्स को साथ में लेके अभी हाल फिलहाल तो अभी के मतलब ढांचे में तो नहीं लेके चल। नई शिक्षा नीति में शायद ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, नई शिक्षा नीति में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो मेरा ऐसा था कि शुरू से ही थोड़ा सा इंग्लिश मूवीज़ का, सॉन्ग्स का, इंग्लिश यूसी वेब सीरीज, ड्रामाज, इसमें थोड़ी सी रुचि रही है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ने में। हालांकि मीडियम मेरा यही रहा है, लेकिन एक तो मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा है, प्लस एमएससी वगैरह सारी इंग्लिश मीडियम में हुई है क्योंकि वो हिंदी में नहीं होती। उससे भी कहीं ना कहीं ऐसे इंग्लिश में रुचि जागी। फिर थोड़ा सा देखा कि हाँ सेल्फ स्टडी जो है मेरे हिसाब से आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट में सेल्फ स्टडी करना बनस्पत साइंस के विषय के मुकाबले आसान है। जैसे फिजिक्स में ही मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता तो कहीं ना कहीं मुझे लगभग 8 से 12 महीने जयपुर में या कहीं जाके देने पड़ते हैं, जो कि वर्तमान में मेरी जो परिस्थिति है उनमें संभव नहीं था। कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियां वगैरह भी आ जाती है। तो जिम्मेदारियों से मुझे याद आया, जैसे अभी गले में हमने जयमाला डाली है, तो विद्यार्थी मान लो कोई जानना चाहे कि क्या वरमाला भी डाली जा चुकी है क्या? जी 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 अच्छा, बिल्कुल सर। नहीं तो कोई कमेंट वमेंट करवाएं आपके लिए? नहीं आई एम ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड। यस सर। अच्छा, चलो मैडम भी इस वीडियो को देखेंगे। जी जी बिल्कुल सर, घर भी जाना है सर। अच्छा हाँ,
तो फिर जैसे इसमें जो है आप अंग्रेजी तरफ आपका रुझान आ गया ना। हाँ सर। और फिर आपने किस हिसाब से तैयारी की? एक हम इनका अलग वीडियो और बनाएंगे जो अंग्रेजी से तैयारी करना चाहते हैं ना, जी। तो कौन कौन सी किताबें पढ़ी, कहाँ से ऑनलाइन सोर्सेज, कौन सी वेबसाइट जो है वो आपने पूरा एक तैयार कर रखा है पीपीटी, जी तो उसके माध्यम से आपको अलग से एक वीडियो में और बताएंगे। यहाँ पे हम जो जनरल जो है यानी कि जो जीके सब्जेक्ट उस सबके काम आता है, जी सर। और जो बेसिक जो चीज़ें हैं तैयारी के दिनचर्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन है, कोचिंग ली कि नहीं ली, नोट्स पढ़े कि नहीं पढ़े, उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे कि जो है आपका स्टडी जो है आपने लगभग फिर तैयारी के दौरान कब आपने मानस बनाया लगभग कि भाई ये अंग्रेजी से करनी है, कितने महीने लगभग तैयारी की, लगभग कितने घंटे की? तो एक्चुअली ऐसा है कि जैसे ही मैंने रीड दिया उस समय हालांकि बहुत हैप्पी मूड में थे, और धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन और उस साइड में मेरी रुचि है नहीं बिल्कुल भी, तो टीचिंग में ही क्योंकि काफ़ी टाइम से हैं तो टीचिंग ही पसंद है। पढ़ाने जब तक नहीं जाते तो ऐसे लगता ही नहीं है कि दिन पूरा हुआ है क्या। तो मैंने देखा कि हाँ, स्कूल एजुकेशन में जो सबसे बड़ी पोस्ट है अपने लेक्चरर की, स्कूल लेक्चरर की, तो उसके लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। साथ ही साथ में मैंने एमए भी कर ली क्योंकि सारी डिग्रियां हो चुकी थी, तो इजी गोइंग एमए भी होगी 2022 में मेरी पूरी। और संयोगवश उसमें भी एमडीएसयू जो यूनिवर्सिटी है, अच्छा, उसके जो टॉप 10 रैंक होल्डर्स है, अच्छा, उसमें भी नाम आ गया कहीं ना कहीं। अच्छा, क्या बात है। हाँ। और उसमें भी अप्रोच यही थी, जो भी कोर्स में दे रखा है उसके जाओ, गूगल करो, मूवी देख लो, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो जो वास्तविक हो, थोड़े यूट्यूब पे शॉर्ट समरीज वीडियोस देख लो। लास्ट 5 इयर्स के पेपर तो उसमें काम करते ही करते हैं क्योंकि लगभग उसी में से मामला बैठता है। तो ऐसे करके स्ट्रेटेजी बना के थोड़ा सा पढ़ा तो एमए में भी ठीक रह गया रिजल्ट मेरा। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की ओर जब मैं आया तो शुरुआत मैंने सेल्फ स्टडी से ही करी, और लगभग हर टॉपिक मैंने अपने स्तर पे ही कवर करने की कोशिश करी। उसके बाद में अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में एक लाइन में पूरा कर दूंगा इसको इंग्लिश का, क्योंकि अलग से भी सेल्फ स्टडी गाइड एक वीडियो अपन बना रहे हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मंच से एलडी गुरनानी सर का, जी हेल्प का, जिनकी टेस्ट सीरीज मैंने लास्ट में 3 से 4 महीने ज्वाइन करी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो एक स्टूडेंट होता है जो सेल्फ तैयारी करके स्ट्रगल कर रहा होता है, जो आधे नंबर से रह जाता है, यहाँ एक स्टूडेंट जो रैंक पे आ जाता है ना, वो गैप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिल उसी से हुआ है। जो कहाँ से? गंगानगर से जी, सूरतगढ़ जी हेल्प सूरतगढ़। अच्छा। इंग्लिश के स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ा कोचिंग है वो राजस्थान का। और एलडी गुरनानी सर का मेरा दिल से धन्यवाद जी। अपन वापस जीके पे आते हैं। तो जीके की बात करें तो जैसा कि सिलेबस मेरे सामने है। हाँ, जैसे फर्स्ट पेपर मान लो आपने किस प्रकार से तैयारी किया, क्योंकि मेन क्या है इस बार जो 40% और 35% किया है ना, बिल्कुल सर। तो कईयों के मान लो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है मगर वो जीके में रह गए, कईयों के जीके हो गया सब्जेक्ट में रह गए जी सर। तो मिनिमम जो एक वो भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है जी सर, 40% लाना भी। बिल्कुल सर। तो बताइए, हम तो वैसे बताते रहते हैं, अब आपकी मुख ज़बानी जो है सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो साइंस बैकग्राउंड से है बेसिकली उनको ऐसा करना चाहिए कि हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, उसके अलावा जो अपना रहता है एजुकेशनल मैनेजमेंट और करंट, ये तो कॉमन है। ये मेरे हिसाब से सभी को करना चाहिए, चाहे साइंस से हो या आर्ट से हो, यानी आर्ट वाले भी आराम से समझ सकते हैं। आराम से मतलब ये सारे जो विषय हैं ये आराम से किए जा सकते हैं। इसमें अंग्रेजी और गणित की दिक्कत आती है लगभग आर्ट वालों को। हाँ, वो तो जिसको रीजनिंग तो चलो फिर भी कर लेते हैं। हाँ, अब मसला रहता है कि रीजनिंग, साइंस और मैथ, मेरे हिसाब से साइंस के स्टूडेंट को इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में आप ये मत सोच के जाइए कि वहाँ एक सब्जेक्ट के 4 सवाल आ रहे हैं। जब आप उन 4 सवालों के स्तर को देखेंगे, मैंने जैसे पॉलिटी खूब तैयार करी, लेकिन शायद 4 में से 2 सवाल भी मैं बड़ी मुश्किल से अटेम्प्ट कर पाया। रीजन ये है कि वो सवालों का स्तर बहुत शानदार है, भले ही उस सब्जेक्ट से 4 ही या 5 ही सवाल आ रहे हैं, लेकिन सवालों का, जैसे रीजनिंग के 1-2 सवाल ऐसे आए कि जिनके अभी तक कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो साइंस के स्टूडेंट को कम से कम साइंस, मैथ्स और रीजनिंग इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर
वो यानी कर अपना सके जो मजबूत पक्ष है उसको और थोड़ा और थोड़ा सा मजबूत करना चाहिए। जी। क्योंकि आपको सबसे पहले क्वालिफाई करना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि मतलब 75 का अगर पेपर है तो आप 40 क्वेश्चन करने की कंडीशन में तो कम से कम रहो। उतना आपको करना ही करना है। अच्छा, मेरे जैसे पर्सनली बात करूं तो जियोग्राफी और पॉलिटी ये थोड़ा सा वीक पोर्शन मेरा रहा। और हाँ, मैंने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। रीज़न ये है कि फिर आप इन पे फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आपका पेपर जो है सब्जेक्ट जो कि स्कोरिंग है बहुत ज़्यादा इंग्लिश, तो वो आपका रह जाएगा। ये आपकी इसमें सेकेंड रैंक आई है जी सर, 26 पोस्ट है, तो क्या स्कोर मार्क्स दिखा दिए गया, क्या क्या बने आपके? जी सर, अभी तक मार्क्स तो नहीं आए हैं, रिलीज नहीं किए हैं आरपीएससी ने, लेकिन की से जहाँ तक मैंने देखा है तो इंग्लिश में जो मेरा स्कोर है वो अराउंड 300 में से 270 के करीब है। क्या बात है, एक बार फिर से बोलना चाहेंगे? 300 में से 270, क्या बात है, गजब का, शानदार। तो यहीं से आपका वो रैंक का मामला यहीं पे फिट हो गया? हाँ, मुझे लगा था कि हाँ इंग्लिश का मामला तो बैठ गया है, इतना मेरा भी ठीक रहा होगा। उसमें स्कूल एजुकेशन में नहीं बैठा था। कई बार तो थोड़े संयोग होते हैं थोड़ा सा, इसमें मैं एकदम ऐसे रिलैक्स मूड से गया था पेपर देने, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस कहीं ना कहीं ज्यादा ले लिया था। उसका भी फर्क पड़ जाता है। हाँ, हालांकि उसमें भी 61st रैंक है और मैंने ज्वाइन कर लिया है उसमें स्कूल, और जी अजमेर भीलवाड़ा बॉर्डर पे। और अभी संस्कृत एजुकेशन का जो रिजल्ट आया है उस पर चर्चा चली रही है। जी सर। तो अब इसमें जैसे आपका जो है वो दिनचर्या क्या रहती थी पढ़ाई के दौरान? जी, तो लगभग हाफ ऑफ द टाइम मैंने लाइब्रेरी में स्पेंड किया है। और जब लगा कि हाँ लाइब्रेरी से थोड़ा सा बर्नआउट हो रहा है तो मैं घर की ओर शिफ्ट हो गया। तैयारी मैंने यानी दोनों ही जगह मैंने करी है। मॉर्निंग में जल्दी उठते थे या लेट नाइट करते थे, क्या रहता था? तो जब लाइब्रेरी का मेरा सेटअप रहता था तो मेरे को यह था कि मेरे को 7 बजे पहुंचना है, और सारे दिन के ब्रेक्स वगैरह आप कर लीजिए, लंच के, डिनर के, टी ब्रेक्स 2 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं पढ़ना। उसके बाद में रात को 10 बजे तक लगभग जो सेटअप है वो रहता था। अच्छा, उसके आगे अगर अपन बात करें घर पे जो पढ़ाई होती है उसमें मैं थोड़ा नाइट प्रेफर करता था, क्योंकि कोई मूवी देखनी है ग्रेड फर्स्ट से रिलेटेड। लाइब्रेरी में ऐसा कई बार होता था। तैयारी के साथ साथ बड़ी मूवियाँ देखी है? हाँ, मूवीज मैंने तैयारी से रिलेटेड देखी है आपने? हाँ बिल्कुल सर। तो ये अंग्रेजी में तो बैठ जाता है, पर मुझे लगता है हमारी हिस्ट्री या और कोई सब्जेक्ट में इतना इसमें थोड़ा मुश्किल है। लेकिन लिटरेचर में तो क्योंकि ड्रामाज है, नोवेल्स है, तो उनकी अच्छी मूवीज। कुछ ऐसे हम देखते हैं कि साइंस वाले जो है ना वो पढ़ने की आदत होती है उनकी। जी सर। तो वो फिर आर्ट में आके भी कई बार जैसे पॉलिटिकल से, हिस्ट्री से भी सिलेक्शन ले लेते हैं। तो क्या आप शुरू से ही ऐसे पढ़ाई में ऐसे थे या बीच में कई बार बचपन में भी कहीं? नहीं, मैं मेरी तरह कहीं भटकाव भी आया था? एक बार काफी ज्यादा ही भटकाव आ गया था। जैसे 12th क्लास जब मैंने करी, 10th मेरा बहुत शानदार गया। 12th जब मैंने करी तो थोड़ा सा भटकाव की स्थिति आ गई थी। टीनेज में होता ही है कहीं ना कहीं। तो 2 बार करी एक्चुअली मैंने। पहली बार में 58 बने। अच्छा। दूसरी बार में 62 बने। अच्छा। तो आप ये मत मानिए कि जो आरपीएससी में रैंक्स स्कोर करते हैं वो शुरू से ही मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी अपने को एक मौका मिलता है कंपटीशन में कि भाई हम वो 1 साल 6 महीने में भी अपन कुछ करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर। उस समय अतीत में चाहे परिस्थितियां रही हो, चाहे माहौल रहा हो, कैसा भी रहा हो, पर वो जो समय है ना वो ज्यादा मायने रखता है। एग्जाम जैसे मान लो अभी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई नहीं है, हम अक्सर बोलते रहते हैं विद्यार्थियों को कि भर्ती का इंतजार मत करो, आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। आपकी क्या इसमें प्लानिंग रही थी? जी सर, इसमें ऐसा रहा कि जैसे ही मेरा रीट का पेपर कंप्लीट हो गया, धीरे धीरे मैंने बुक्स वगैरह मंगानी शुरू कर दी थी, ओरिजिनल टेक्स्ट वगैरह या जो भी है। तो उसके बाद में ऐसा रहा कि साथियों फरवरी 2022 मेरी सिस्टर की, रियल सिस्टर की शादी थी, और उससे लेके और अक्टूबर तक, है ना, उसमें तो मैंने ये मान लीजिए कि 1 मिनट भी किसी और चीज को नहीं दिया। यानी 6-7 महीने कंटिन्यू हो गया। लास्ट का जो टाइम है वो तो कंटिन्यूअसली मैंने इसी चीज को दिया। और उस टाइम से पहले भी मैं एक बार, यानी नोटिफिकेशन आने तक एक बार मैं चाहे सरसरी नजरों से ही सही, लेकिन सिलेबस मेरे स्तर पे पूरा कर चुका था, जीके और सब्जेक्ट दोनों। हाँ। तो ये देखिए बड़ी बात है प्रिय विद्यार्थियों कि विज्ञप्ति आने से पहले ही एक बार सिलेबस पूरा कर चुके थे। जी सर। और अक्सर विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि वैकेंसी कब आएगी और वैकेंसी आने के बाद में एग्जाम कब होगा, इन चीज पे हम अटक जाते हैं और फिर वहां से क्या अपनी तैयारी जो है बाधित हो जाती है।
अगला जो है कि आपने नोट्स बनाए या फिर आपने नोट्स कोई पढ़े या फिर किताबों से पढ़े, उसका थोड़ा सा। तो जीके में ऐसा है कि मैंने लगभग सारे ही सब्जेक्ट में नोट्स ही बनाए हैं और शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे आपने? हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करी है क्योंकि बुक्स को वापस रिवाइज कर पाना थोड़ा सा कठिन रहता है। तो आप 1-2 बार बुक्स पढ़िए, फिर आपको लगने लग जाएगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मेरे को इजीली याद रह रही है या ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं है, ये वाली इन्फॉर्मेशन याद रहे क्योंकि ये पिछले सालों से लगातार पूछी जा रही है, तो आप उनके नोट्स तैयार कर लीजिए। एक नोट्स आपके सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के काम में आएंगे। सिलेक्शन होने के बाद कई लोग मुझसे भी नोट्स मांग रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मैं उनको एक ही एडवाइस दूंगा कि नोट्स केवल खुद के काम आते हैं, क्योंकि जो पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है वो मैं उन नोट्स में मेंशन नहीं करूंगा। एक सिंपल सी बात है, मैं बार बार क्यों उसको लिखूंगा। हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए। कोई किताबी कौन कौन सी पढ़ी, अलग अलग बताना चाहो, आपके हाथ में सिलेबस जी सर, तो करना चाहो। अप्रोच मेरी ऐसी रही, जैसे सबसे पहले बात करें हिस्ट्री की, तो थोड़ा यूट्यूब से भी मैंने कवर किया। एक गाइड मैंने हमेशा रखी है, जैसे मैंने लक्ष्य की गाइड रखी है जीके के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको रिलीजियसली फॉलो किया है। गाइड का फायदा ये होता है कि आपको पता रहता है कि टॉपिक कौन कौन से हैं, उनकी लेंथ लगभग लमसम एक जो लेंथ है अप्रोक्सीमेट वो क्या है, तो गाइड आपको थोड़ा सा उसमें हेल्प करती है। लेकिन उस गाइड के ही पीछे ना पड़ जाए, थोड़ा सा और आप देखें, कुछ और भी, जैसे मान लो करंट अफेयर है, मैनेजमेंट है, ये चीजें बाहर से भी देखनी पड़ती है ना, या इनकी स्पेसिफिक कोई गाइड आती है अलग से, उनसे देखना ठीक रहे। बिल्कुल, जैसे बात करें हिस्ट्री की, तो मैंने एक एप्लीकेशन है हिस्ट्री पॉइंट, सभी जानते होंगे, गणपत सिंह राजपुरोहित सर है, इस मंच से मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका कोर्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। जो लोग शॉर्ट में सक्सेस चाहते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जिनकी थोड़ी सी कैपेसिटी है, थोड़ा टाइम है, उनका कोर्स पढ़ने का टाइम आपको 1 महीने पहले 2 महीने पहले नहीं मिलेगा। उनका कोर्स आपको पढ़ना है, 125-150 वीडियोस देखने हैं, तो आपको पहले फुर्सत से ही वो लेके और लगना पड़ेगा। आप एक बार नोट्स बना लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, उसके रिवीजन में आपको यूट्यूब भी बहुत हेल्प करेगा। यूट्यूब पे आपको सारे टॉपिक के शॉर्ट वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी साथ में रिवीजन के लिए थोड़ा सा देख सकते हैं। नहीं, बहुत शानदार मेहनत करते हैं, मैं उनसे रूबरू मिला हुआ भी हूँ। अच्छा, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है। क्या बात है, क्या बात है। पहले हम सेकंड गाइड में सामाजिक से साथ ही लगे थे हम। अच्छा, वेरी गुड, ये नई बात पता चली। हाँ, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है जी। उसके अलावा बात करें रीजनिंग की, मैथ्स की, हिंदी और इंग्लिश, इनको मैं साथ में ले रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने जैसा पहले बताया, इनको गाइड से या यूट्यूब से ही आपको कवर करना पड़ेगा। और एक गाइड जो है आपके पास, मेरे हिसाब से हिंदी इंग्लिश तो रीट में सारे पढ़ते हैं, तो लगभग कवर रहती है। और साइंस का, मैथ्स का और रीजनिंग का ऐसा है कि जिसको आती है उसको आती है, और जिसको नहीं आती उसको नहीं आती। लेकिन कोई भी आर्ट्स का स्टूडेंट भी मैथ्स में मेरे हिसाब से जो मेंसुरेशन पोर्शन है, रेशियो है, ये आराम से पढ़ सकता है। रीजनिंग बहुत अच्छे से और आराम से आर्ट्स का स्टूडेंट भी कर सकता है। में भी तो करते हैं। हाँ, और बात करें साइंस की, तो अगर आप एनसीईआरटी खास करके 9th और 10th, बाकी 6 से 10 में जो जो रिलेटेड टॉपिक हैं, आप उनको अच्छे से पढ़िए, उससे बाहर कभी भी कुछ भी नहीं आता है किसी भी एग्जाम में। साइंस का तो एक ही फॉर्मूला है कि आप एनसीईआरटी की बुक उठाओ और उसको पढ़ो। भले ही आप साइंस के स्टूडेंट हो तो भी उसको अच्छे से पढ़ो, भले ही आप आर्ट्स के हो तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप उस बुक को रिलीजियसली फॉलो कर लीजिए, आपके साइंस के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैंने भी करवाए थे यूट्यूब पे, उन किताबों के जो पीछे क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सर, और जो पास बुक में दे रखे हैं वो करवाए थे, तो कई बार फायदेमंद होते हैं। बिल्कुल सर। उसके बाद में बात करें अगर करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में मुकेश जी डाका जी सर का भी बहुत ज़्यादा साथ मिला। समय समय पर इनके जो वीडियोस है, मंथली वीडियोस हैं, और भी अन्य वीडियोस है, किसी पर्टिकुलर कोई ऐसी घटना हुई, कोई गेम्स हुए, उस पर भी सर के वीडियोस आते रहे, वो भी मैं कंटिन्यूसली देख रहा था। उसके अलावा बात करें तो बुक आती है राठ पब्लिकेशन की, वो थोड़ी मैंने देखी थी, बहुत अच्छे से नहीं देख पाया मैं, क्योंकि ज़्यादा थोड़ी सी बुक्स वगैरह पढ़ना वो भारी हो जाता है, खास करके लास्ट टाइम पे, लेकिन फिर भी वो मैंने देखी थी, उसका मुझे थोड़ा फ़ायदा भी हुआ। उसके अलावा करंट आपको बहुत अच्छे से करना है, तो मैंने हिस्ट्री 360 करके एप्लीकेशन है, और रवि कुलरिया सर है जो कि मंथली नोट्स देते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, बहुत मिनिमम चार्जेस के ऊपर,
तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आपके पास समय है तो ये सारे फॉलो कीजिए, नहीं तो सारे प्लीज मत फॉलो कीजिए अगर कम टाइम है तो। हाँ, एक सोर्स एक सोर्स आप देख लीजिए तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। और फिर कई बार ये चीज़ें हैं कि देखो, कई बार मैनेजमेंट, कई बार करंट अफेयर किसी को ज़्यादा घुमा के दे देते हैं ना, हाँ। तो फिर वो उतना अपन कवर नहीं कर पाते। फिर भी अपना फर्ज बनता है कि हम उसको अच्छे से पढ़ें। सही है। ये पता नहीं चल पाता ना पहले कि वो किस चीज़ को ज़्यादा घुमाएंगे। जी सर। जी। उसके अलावा पॉलिटी और ज्योग्राफी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे थोड़े से वीक है पर्सनली। हाँ, उसकी भरपाई मेरे साइंस मैथ्स रीजनिंग से हो जाती है, क्योंकि उसमें सिंगल क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होता। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी मैंने मैक्सिमम थोड़ी सी गाइड से देखी है और थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करी है यूट्यूब से। और ठीक है, मेरे हिसाब से 30-40% क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे, और मैं उनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा था। यानी आप ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हो साथ साथ? हाँ हाँ हाँ। फिर ऐसा नहीं होता कि आप मोबाइल चला के बैठे हैं पढ़ने, हाँ। और बीच में दूसरा वीडियो आ गया, शीमा हैदर आई फिर से, तो फिर वो वीडियो चलाने का मन नहीं करता क्या? सर थोड़ा सा तो देखो डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आप ऐसे प्लान रखते हो क्या कि ये 4 घंटे 3 घंटे मुझे मोबाइल से पढ़ना है ये किताब से? थोड़ा कोशिश करते हैं कि जो प्रीमियम टाइम है, प्राइम एकदम टाइम है, जैसे सुबह का टाइम है या शाम को जो चाय पीने के बाद में जो टाइम है, ये दोनों मेरे हिसाब से वो समय है जब आप एकदम बढ़िया से, क्योंकि दोपहर में भी थोड़ी आलस आ जाता है और रात को तो वो रहता ही है। उस समय मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ किताब या नोट्स पढ़ने की। और दोपहर का टाइम है, लग रहा है कि हाँ नींद आ सकती है, थोड़ा सा आलस वाला माहौल है, उस समय वीडियोस देख लिए, मूवीज देख ली, या रात को लेट थोड़ा सा देख लिया। हाँ, कई विद्यार्थी मुझे बताते हैं कि वो यूट्यूब पे क्लासेस चला के और चलाते चलाते सो जाते हैं, कई सुबह उठ के देखते हैं। हाँ। मेरे वीडियोस भी देखते हैं, अलग अलग है। सही है सर। एक जैसे फिर जो है ऑनलाइन ऑफलाइन वाली बात हो गई, एक मैनेजमेंट थोड़ा सा रह गया सर। और बताइए। हाँ, एक एजुकेशनल मैनेजमेंट अपने बहुत बड़ा सेक्शन है, तो मेरे हिसाब से इसमें भी यूट्यूब की हेल्प ली जा सकती है। सबसे पहले जो मैंने ये सीखा था एजुकेशनल मैनेजमेंट, वो ढाका जी सर का ही एक बड़ा वीडियो है। हाँ, मेरे हिसाब से 2 घंटे से प्लस का है। हाँ, 2.5 घंटे का है वो। उसमें शुरू से लेकर लास्ट तक बेसिक तैयार हो जाता है उससे। पूरा बेसिक तैयार हो जाता है। और अब तो जैसे हम वापस कर रहे हैं, थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया। हाँ। तो पिछली बार हमने दोबारा करवाया था। हाँ। और अब हम टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, नवरात्रा से जो है। अच्छा। मैनेजमेंट के शुरू कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थी थोड़ा जुड़े रहें। तो एक टारगेट देंगे और सप्ताह में 2 टेस्ट होंगे, इस प्रकार का एक शेड्यूल संजय पाल जी लेकर आ रहे हैं, तो वो भी हम करेंगे। और बुक की बात करें तो SS यादव सर की बुक आती है, मेरे हिसाब से आप में से भी सभी को पता होगा, क्योंकि एजुकेशनल मैनेजमेंट की अगर बाइबल देखें अपन, सबसे फेमस बुक तो SS यादव सर की है। और वो क्यों है ये भी मेरे को समझ में आया कुछ 1-2-3 किताबें पढ़ने के बाद। उसमें बहुत अच्छी डेप्थ दे रखी है टॉपिक्स की। इस बार हालांकि इजी आए थे क्वेश्चन, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगली बार भी इजी आए। हाँ, वो अलग अलग वही है, RPSC पैटर्न चेंज करती रहती है। कभी एक चीज टफ बना देती है, एक इजी कर देती है। तो पर अपने को तो पढ़ना तो थोड़ा सा आप डेप्थ लेके पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा मेरे। और डेप्थ पढ़ेंगे तो फायदा तो मिलेगा निश्चित रूप से, भले ही वो एकदम इजी दे दे क्वेश्चन, भले ही टफ दे दे। और आपने बिल्कुल एकदम बेबाकी से जो आपको रियल में लगा वो आपने बताया। और ये नहीं है कि केवल एक ही चैनल है, बहुत सारे सोर्सेज है, बहुत सारे, और बहुत सारे गुरुजन है जो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जी सर। तो अब आपके पास समय की सीमा है, तो बहुत ज़्यादा सबको फॉलो नहीं कर सकते, परंतु जहाँ आपको लग रहा है, आपको सेटिस्फिकेशन मिल रहा है बिल्कुल कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है यहाँ से। और हर विद्यार्थी का अलग अलग सब्जेक्ट कमजोर होता है, किसी का कोई कुछ है कोई कुछ है, तो जिसको जहाँ सेटिस्फिकेशन मिले, आपको लगे कि हाँ मेरे लिए ये क्लास अच्छी हो सकती है, जी सर, वो ज़रूर देख लेनी चाहिए। जी सर। और कोई आप विद्यार्थियों को संदेश देना चाहें? जी, जो फर्स्ट पेपर है अपना विद्यार्थियों, उसमें अपने को फोकस करना है मेन कि मेरे को क्वालिफाई तो करना ही है, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइंग 40% आपके नहीं आए तो आप सेकंड पेपर में कुछ भी करो, उसका कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। और इस साल इसका प्रभाव हमें देखने को भी मिला। मेरे भी कई ऐसे साथी हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, लेकिन फर्स्ट पेपर में वो इतना बेहतर नहीं कर पा रहे। तो आपको ये तो लेके चलना है कि मैं इतना कवर कर लूँ, कम से कम 55 क्वेश्चन तक। आप 75 पूरे मत कीजिए, 55-60 तक, कि मेरे 40 क्वेश्चन तो हर हाल में बैठ ही जाए। तो ये आपको इतना हो तो भी लेके चलना ही है। 40 एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है, 40 से 45 शानदार हो जाता है। और जैसे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं या जो लिटरेचर से होते हैं, लगभग जीके उनका थोड़ा वीक ही होता है। जी सर। तो आपने जैसे मुझे याद है जब पहली बार दिया था फर्स्ट ग्रेड, तो आपने फिजिक्स से दिया था, तो पहले वाला पेपर एक चुनौती था, फिर आपने उसको चुनौती के रूप में लिया कि मुझे इसको अच्छा बनाना है, और आपने जीके तैयार करके
और फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर किया। जी सर। आपने इंग्लिश को लेकर वहाँ पर भी आपने अच्छा बीट किया जी सर। और 2 भर्तियों में लगातार आपने सिलेक्शन भी करवाया। जी सर। तो वाकई आपकी लगातार मेहनत, और रीट में जैसे इनके 141 आए थे तो मैंने इनको कहा कि बहुत अच्छी बात है, श्योर सिलेक्शन है, इसमें तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। फिर वो भर्ती रद्द हो गई तो निश्चित रूप से जीत कर भी हार गए, परंतु फिर मुलाकात हुई थी, अपने आप आए थे, फिर आपने नए सिरे से लगे और देखिए आज आप जो है रीट में भले ही नहीं हुआ पर आपने मेहनत जारी रखी तो आज आप फर्स्ट ग्रेड लग गए। तो इसी प्रकार से होता है, हमें टूटना नहीं चाहिए और हमें वापस उठ खड़े होना चाहिए और वापस से जो है जुट जाना चाहिए। जिस प्रकार से आपका मन करे, जिस प्रकार से आपका मूड करे, मगर आप जुटे रहिए, बने रहिए, तब जाकर जो है सफलता निश्चित रूप से मिल जाती है। और उसका उदाहरण हमारे सामने उत्तम जी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। एक वीडियो में हम फिर से आप मिलेंगे विद्यार्थियों से जिसमें आप अंग्रेजी के बारे में जो इनको बताएंगे। जी सर। धन्यवाद। थैंक यू।